बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि कुंगपोश कॉलोनी में बादल फटने का वाकया पेश आया, जिसके बाद सैलाब आ गया है। बादल फटने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। सैलाब और मलबे की जद में कई पेड़ पौधे आ गए हैं। बागबानों किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इंतजामिया से नुकसान के मुआवजे की मांग की जा रही है। अनंतनाग जिले के सिरहामा इलाके के कुंगपोश कॉलोनी में बादल फटने के वाकये से बागात और ज़रई ज़मीन को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे कि लोकल बागबानों और किसानों में फिक्र की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों के मुताबिक अचानक आए सैलाबी रैले और मलबे ने कई बागात को अपनी जद में ले लिया है। फलदार दरख्त उखड़ गए हैं और खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। मुतासिर किसानों का कहना है कि इस हादसे से उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है। मुतासिर लोगों ने जिला इंतजामिया से नुकसान का फौरी जायजा लेने, मुनासिब मुआवजा देने और राहत फराहम करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इलाके में ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाने और मुस्तकबिल में ऐसे कुदरती हादसे के असर को कम करने के लिए जरूरी इक़दाम उठाने की अपील की है। बादल फटने का वाकया पेश आया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बागात को नुकसान पहुंचा है और इसके बाद किसान जो है उन्होंने मुआवजे की मांग की है कि जायज़ा लेने के बाद में मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इससे जो इलाके में बागात जो थे उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अनंतनाग से ये खबर आपको बता रहे हैं। कुंगपोश कॉलोनी में बादल फटने का वाकया पेश आया, जिसके बाद सैलाब आ गया। बादल फटने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। सैलाब और मलबे की जद में कई पेड़ पौधे आ गए हैं। बागबानों किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद लोलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या जानकारी है? बादल फटने का वाकया पेश आया, कब पेश आया ये वाकया और क्या कुछ इससे नुकसान की खबर सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि कल जो है कुंगपोश कॉलोनी जो कि सिरहमा अनंतनाग में पड़ता है, वहां पे एक कल इवनिंग में बादल फटा और बादल के बाद जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से वहां पे जैसे सैलाबी सूरत जो है वो पैदा हो गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वहां के जो मुकामी लोग हैं वो बाहर निकले, क्योंकि आजकल जो काम है वो बागों में चलता है, एप्पल ऑर्चर्ड्स में चलता है। और ये जो क्लाउड बर्स्ट है वो एक जो ऑर्चिड्स है वहीं पे जो है ये क्लाउड बर्स्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो लोग जो है वो राहत में लग गए, रिलीफ में लग गए। और ये देखा गया कि जानू मातों का नुकसान तो नहीं हुआ। तो उसके बाद जब सुनिश्चित ये हुआ कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, तो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी वहां पे पहुंची थी, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंची थी, लोकल भी वहां पे पहुंचे थे, क्योंकि सामने आई है और बादल फटने का वाकया पेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और श्रीनगर और जम्मू के एयरपोर्ट टैक्सी ऑपरेटर समेत कई ट्रांसपोर्ट यूनियन ने एयरपोर्ट पर प्राइवेट यानी कि गैर कमर्शियल कैब्स को चलाने की प्रस्तावित योजना पर सख्त ऐतराज़ जताया है। श्रीनगर में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए JKTWA के चीफ पैट्रन देविंदर चौधरी ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी वाली सर्विस के खिलाफ नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू करने से पहले किसी भी एग्रीगेटर को सिक्योरिटी, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल ऑडिट से गुजरना चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बेहद हसास जगह है, जहां ड्राइवर्स, गाड़ियां, इंश्योरेंस और दीगर दस्तावेज की सख्त तस्दीक ज़रूरी है। वहीं मोहम्मद अशरफ लोन, सदर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टैक्सी एसोसिएशन ने कहा है कि एयरपोर्ट टैक्सी सर्विस से करीब 350 लोकल परिवारों का रोजगार जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले मुतालिका लोगों से मशवरा किया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट लीडरान ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, CID और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मामले की पूरी जांच पड़ताल की मांग करते हुए कहा है कि मुसाफिरों की सिक्योरिटी, जवाबदेही और भरोसा सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज किया गया तो जमहूरी तरीके से एहतजाज किया जाएगा।
बाहर से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से गाड़ियां मंगवाकर हम लोगों का जो काम जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको अगर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है तो सबसे पहले ये मौका मिलना चाहिए जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं ये काम कर रही हैं, तो उनको एक ऑफर होना चाहिए था, और एक ऑफर भी इस ढंग से होना चाहिए था कि ये लोग जो डूब रहे हैं इनको कैसे बचाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जम्मू से अगर शुरू करें तो कटरा के लिए कितनी ट्रेनें चलेगी माता वैष्णो देवी के वहां पे, उसके बाद श्रीनगर में गाड़ियां आ गई हैं, ट्रेनें चल रही हैं धड़ाधड़, एक के ऊपर एक ट्रेन जो है नई इंट्रोड्यूस हो रही है। हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसके विरोध में नहीं। टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस भरते हैं गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के खजाने में, और हमें ही नेग्लेक्ट किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिजिटलाइजेशन हो रही है, लोगों की सहूलत के लिए हर एक काम होता है, लेकिन जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये बात समझते हुए भी ना समझी लगाते हैं, करते हैं कि जो ऑलरेडी इसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिनके पास हर एक चीज है, उनको बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बगैर सलाह मशवरे के ये चीजें नई शुरू कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। अभी भी रिसेंटली ड्राइव चल रहा है और हम इन्होंने जो इनिशिएटिव उठाया तो हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के भी, और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है महाजन सर, उसने भी इनिशिएटिव उठाया। आरटीओ कश्मीर, आरटीओ कंसर्न जो है सब इसमें लगे हुए हैं। मुबशिर सर फ्लाइंग आरटीओ J&K जो है, कश्मीर जो है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। और अब आप देखिए रिसेंटली हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जो नोवा कैब्स है इसको फिलहाल डेफर किया जाए ताकि इसका सिक्योरिटी ऑडिट हो जाए, ताकि जो ये इलीगल ऑपरेशन कर रहा है, ताकि इसका जो पहले वो ऑडिट होना चाहिए, उसके बाद ये ऑपरेशन करें। हम इस सिस्टम और पॉलिसी के खिलाफ नहीं। और रिसेंटली आप देखेंगे 250 लोग ऑलरेडी हम एयरपोर्ट पे वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, 235 गाड़ियां हमारे पास, और जम्मू में आप देखिए 250 गाड़ियां वहां भी है। और आप देखिए रिसेंटली जो रिडक्शन है एयरपोर्ट का। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी क्या अहम मुतालबात हैं और क्या उनके अंदर किस तरह का डर है अगर यहाँ पर प्राइवेट जो टैक्सी है उसकी शुरुआत की जाती है तो? देखिए बिल्कुल कई सारी जो ट्रांसपोर्ट बॉडीज है इस बात को लेकर काफी अभी परेशान हैं, क्योंकि इनका मानना है कि खासतौर पर जो एयरपोर्ट के साथ मुंसलिक, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके हवाले से इनका मानना है कि अभी तक कई सारे जो इसके बारे में जो दरख्वास्तें जो है सरकार के सामने रखी गई हैं कि जो प्राइवेट कैब ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो एक कमर्शियल सिस्टम है जो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, जिनके पास बाकायदा तौर पर इसकी लाइसेंस होती है, रजिस्ट्रेशन होती हैं, इंश्योरेंस होता है, तो परमिट्स होते हैं, जिनकी बेसिस पे ये कमर्शियल व्हीकल्स को जो है राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं। लेकिन इनका मानना है कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं और जो प्राइवेट कैब्स जो है उनकी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रहा है। हालांकि ये जो इम्पैक्ट जो है वो ना सिर्फ हमें कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रहा है बल्कि जम्मू में भी इसी तरह की सूरत हाल है। इनका मानना है, हालांकि इन्होंने एक पर्टिकुलर कैब सर्विस के बारे में भी जिक्र किया है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक कैब सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक MOU साइन किया गया है, जिसकी बेसिस पे अगर उस MOU पे यहाँ पे काम किया गया तो करीबन ये कहा जा सकता है कि एटलीस्ट 350 जो फैमिली जो है वो इससे मुतासर हो जाएंगी। प्राइवेट कैब ऑपरेटर्स अपनी मनमानी के हिसाब से काम करेंगे, जबकि एक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है गवर्नमेंट के दायरे में और डायरेक्शंस के अंडर काम करता है, रेगुलेशंस के अंडर काम करता है। उनका मानना है कि इससे ना सिर्फ इन सभी फैमिलीज के रोजगार पे असर पड़ेगा बल्कि जो पूरा निजाम जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो उस पे भी असर पड़ सकता है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी प्राइवेट कैब ऑपरेटर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इलीगली काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल तरीके से पैसेंजर्स को कैरी करते हैं। उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए और साथ साथ
एक सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए, क्या वो अप्रूव्ड सिक्योरिटी पैरामीटर्स के जरिए है कि नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन काफी हसास लोकेशंस रहती हैं, जहाँ पे खासतौर पर यहाँ पे जो टूरिस्ट जो है वो आते हैं, तो इस हवाले से भी इनका एक डर जो है वो सामने आ रहा है। तो इनका मानना है कि गवर्नमेंट अपनी लेवल पे बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आज की डेट में भी कहीं ना कहीं से ये कोशिश की जा रही है कि एयरपोर्ट के अंदर प्राइवेट कैब ऑपरेटर्स काम करें, चाहे वो किसी भी तरीके को इस्तेमाल करें, चाहे हम किसी MOU की बात करें जो दिल्ली में हुआ है जो बकौल इनके, या जो एक डिजिटल मीडियम यानी कि जो एप्स के जरिए कैब्स को बुक किया जाता है उस प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो उनका मानना है कि ये एक तरफ से सरकार के और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो ऑफिसर्स इस पे काम कर रहे हैं वो उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। इनफैक्ट इन्होंने RTO का भी जिक्र किया, लेकिन इनका मानना है कि बड़े पैमाने पे इस पे सरकारी तौर पर एक पॉलिसी फ्रेम की जानी चाहिए और खासतौर पर जो भी प्राइवेट कैब ऑपरेटर्स हैं उनको कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के दायरे में जो है काम करने की किसी भी तरीके से कोई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो एक इलीगल मीन्स ऑफ वर्क है और वो कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इस जमीन में इनका ये भी मानना है कि अभी एक जो एक डिप्लोमेटिक और बाई वोकेशनल और टेबल टू टेबल जो है अभी बातचीत सरकार के साथ चल रही है। अगर इस मामले को और मजीद संजीदगी से नहीं लिया गया या इन प्राइवेट कैब ऑपरेटर्स के खिलाफ जो है कोई कानूनी कार्रवाई सख्ती तौर पर नहीं की गई, तो शायद जो यहाँ पे कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के जो जिम्मेदारान हैं, जिस तरह से इन्होंने जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन कल श्रीनगर में दी है, तो इस हवाले से ये कोई बड़ा कानूनी कदम भी इनके खिलाफ उठा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कुलगाम से विधायक और CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने नीट एग्ज़ाम तनाज़ा, बेरोज़गारी, स्टेटहुड की बहाली और किसानों के मुद्दों पर मरकज़ी सरकार को निशाने पर लिया है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के कुलगाम रिपोर्टर फयाज जमाल भट्ट से ख़ास बातचीत में तारिगामी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस साथ CPIM के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और जब भी कोई मसला होता है तो यकीनन ये बात करते रहते हैं। तारिगामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा है कि आपके हल्के इंतखाब के हवाले से अगर बात करें, ज़ालाबारी ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? और अभी भी किसान लोग जो हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं और आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं असम्बली में, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? जहाँ तक किसान का ताल्लुक़ है, किसान के रोज़गार का ताल्लुक़ है, वो हमेशा जालाबारी का निशाना बन जाता है। ज़्यादा बारिशें हों तो किसान की फसल को नुकसान, धूप ज़्यादा हो तब भी खुशकसाली हो तो तब भी किसान को नुकसान। तो कहने का ये मतलब है क्या, सरकार की जिम्मेदारी है। हमने बहुत बार कहा था असम्बली में, असम्बली से बाहर भी, कि मुल्क की सतह पर में फसल बीमा स्कीम लागू है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो सेब को, चाहे हिमाचल का सेब हो या कश्मीर का सेब हो, उस स्कीम के दायरे के अंदर आज तक उन कंपनियों ने लाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। वो इसलिए क्योंकि उनको यकीन नहीं है ज़्यादा मुनाफे मिलेगा। जालाबारी का असर रहता है, बारिशों का ज़्यादा असर रहता है, खुशकसाली का असर रहता है, लेकिन हमने असम्बली में सवाल उठाया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमें यकीन दिलाया कि हम इस फसल को भी बीमा के दायरे के अंदर लाने के जतन कर लेंगे। अभी तक कामयाबी हुई नहीं। और मैंने कल यहाँ जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मुतालिक एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और बाकी फ्लोरिकल्चर के महकमाजात का जायज़ा लिया जाता था, मैंने वहाँ भी सवाल किया, हमारे पास ये जो फसल है, किसान की फसल, अदर दैन फ्रूट, उस फसल को अगर इस दायरे में लाया गया, कितने लोगों को फ़ायदा मिला है आज तक कुलगाम के अंदर? जवाब नहीं है डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि मिला नहीं है किसी को फ़ायदा। स्कीम है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। तो ये कमियां हैं, हमारी तरफ से भी कमियां हैं, लेकिन मुतल्लिका जो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि इन मामलात की तरफ वो ज़्यादा नज़र रख लें, शायद वो कमी रही है। हम जतन कर लेंगे, जतन कर रहे हैं कि किसान की फसल का भी कुछ मुआवजा मिले। ऊटी के जो वज़ीर आला है उन्होंने कहा कि अब आने वाले वक्त में जब मॉनसून का वहाँ पे सेशन होगा पार्लियामेंट में, तो हम जंतर मंतर पे जाएंगे और धरना देंगे स्टेटहुड के हवाले से।
क्या कुछ कहेंगे? आप एक सीनियर लीडर हैं और सियासत में आप मैं ये कहूँगा कुछ मामलात यहाँ हैं यहाँ आवाज़ उठाएंगे, कुछ मामलात हैं जो मुल्क की सतह पर हैं। आखिर दिल्ली जाएंगे हम, दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में जुडिशरी है, दिल्ली में बड़े बड़े इदारे हैं, वहाँ न जाए, वो दरवाजे हम ना खटखटाए, फिर कहाँ जाए? हमारी जिम्मेदारी है। बल्कि मैं ये कहूँगा, ये एक वज़ीर आला साहब का कहना ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक पार्टी का सवाल ही नहीं, ये हम सब का मसला है। चाहे हमारे जर्नलिस्ट हों, जम्मू के लेजिस्लेटर हों, कश्मीर के हों, उस जमात के साथ, इस जमात के साथ, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जो हमसे छीना गया रुतबा वो हमें वापस मिलना चाहिए। वादाबंद है प्राइम मिनिस्टर, वादाबंद है होम मिनिस्टर, वादे को निभाना ही होगा। इसी वजह से हम पड़ाव डालेंगे दिल्ली दरबार में। सर, यहाँ पे अगर काकरोच जनता पार्टी के हवाले से बात करें, अचानक एक पार्टी वजूद में आती है और बाद में जो हमने देखा 6 जून को बहुत बड़ा एहतजाज जंतर मंतर पे हुआ और वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यूनियन के एजुकेशन मिनिस्टर, उसको इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि जो नीट के पेपर लीक हुए हैं। आप बार बार मैं एक चीज़, नीट के पेपर लीक हो गए, बर्बाद कौन हो गया? हमारी युवा पीढ़ी। अरे वही जानते हैं जिन्होंने तैयारी की थी, कुछ उम्मीदें उनकी पैदा हुई थी, वो कल पर उनकी नज़र थी कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर लूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, बहन बेटे के बारे में जो मामलात हैं उनको सुलझाऊँगा। और आपने किया क्या? आप तो कह रहे हैं कि हम युवा के लिए, युवा पीढ़ी को संभालेंगे। यही नीट का, यही इंस्टीट्यूशन जिसमें मुकम्मल फ्रॉड का सिलसिला जो है वो सामने आया, बेनकाब हुआ। किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। सरकार हर चीज़ पर जिम्मेदारी बन जाती है। बारिश पड़े, वो पड़े, ये पड़े, अब ये जो ओले पड़े हमारे सरों पर, नौजवानों पर, इसकी जिम्मेदारी किस पर? एजुकेशन मिनिस्टर को सिर्फ इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और उसकी जगह अब तिहाड़ जेल में होनी चाहिए थी। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बोझ जो है एक गरीब पे हैं, आम लोगों पर हैं और LPG गैस में जो है 29 रुपए का इजाफा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये बोझ जो है ना महंगाई का कब रुक जाएगा मुझे लगता नहीं। अभी जंग हुई, अमेरिका ने जंग मुसल्लत की ईरान पर, इसराइल अब बेरूत को, इसराइल अब और जगहों पर, यमन पर भी हमला कर रहा है। अरे पागलपनी का दौर है, चाहे अमेरिका का हो या इसराइल का। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उनको कुछ मशवरा दे, जंग बंद करो, क्योंकि पिस रहे इसका असर हिंदुस्तान के आवाम पर पड़ता है, इस खिते के आवाम पर पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, गैस अब कुव्वत खरीद घट गई है, हमारा फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ रही हैं, नायाब हो रहा है, जाए तो जाए कहाँ। और इसी वजह से अभी आपने कहा कि नई पार्टी बनी है, ये नई पार्टी इजहार है नाराज़गी का। ये जो महंगाई का बोझ है अब हमारे आवाम सह नहीं सकते, वो राहत चाहते हैं, वो बोझ नहीं चाहते हैं, कमर टूट गई है उनकी। इस वजह से खाली वादे नहीं चाहिए, खाली वादे नहीं चाहिए, खोखले वादे नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ करके दिखाओ, राहत का पैगाम अगर है कहीं सामने लाओ, ये मुतालबा है। कुलगाम में एक ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो अहरबल है, जो गुज़श्ता साल पहलगाम सानिया हुआ है, सब ने मजम्मत की, लेकिन अहरबल और दीगर जो मुकामात हैं अभी भी बंद हैं। आप एक सीनियर लीडर हैं और शायद आप ही की बात उनके दिल में उतर जाए, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, हमने ये पहले भी कहा, कुदरत ने हमें नवाजा है खूबसूरती से कश्मीर को। हमारी ये बदकिस्मती है जो वो सानिया पेश आया, बड़ा धक्का लगा हमारे माशियत पर। हमारे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो ऑटो वाले हैं, होटल वाले हैं, रेडी वाले हैं, जो भी लोग हैं, और इसी का नतीजा है कि हमारा ये जो कुलगाम का इलाका, इसमें अपना हुस्न है। अहरबल इंतज़ार कर रहा है कि टूरिस्ट आ जाए, हम उनको गले लगाएं, लेकिन सरकार ने बंदिश आयद की है। हमारा मुतालबा रहेगा कि हमें भी नसीब हो जो बाहर के टूरिस्ट है यहाँ आ जाए और यहाँ के जो कुलगाम के हुस्न को देख लें, और हम भी उनके इस्तकबाल में इंतज़ार कर रहे हैं।
वो दिन कब आ जाए। उम्मीद है सरकार हमारी बात को सुनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी मीडिया के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब की बात सुनी और जिस तरह उन्होंने खुल के बात की है, उन्होंने यही कहा है कि ये जो किसान है बरसों से इस इंतज़ार में है कि कब मरकज़ वाली सरकार हमारे लिए खासकर पैकेज दें, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ की सरकार के साथ साथ जो आम लोग हैं, इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ ये एक पार्टी का मसला नहीं है, बल्कि जितनी भी पार्टीज़ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हैं उन सबको आज इकट्ठे होना है और स्टेट हुड के हवाले से बात करनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि यहाँ पे भी हमें ये आवाज़ जो है उठानी चाहिए कि जो हमारा हक था हमें वो सूद समेत वापस चाहिए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल। चनाब इलाके के अदालती निज़ाम को मजबूत करने की सिमत में आज एक अहम कदम उठाया गया है। भदरवा में नए ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह संजीव कुमार, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने किया है। इस मौके पर जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस राहुल भारती भी मौजूद रहे। एक्टिंग चीफ जस्टिस के पहुँचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रिवायती तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में भदरवा की सकाफती झलक भी देखने को मिली, जहां पर भदरवा और डाकू नाच पेश भी किए गए। इफ्तिताही तकरीब की शुरुआत दीप रोशन करके हुई है, जिससे इंसाफ, इल्म और रोशनी की अलामत समझा जाता है। वहीं इस मौके पर अदलिया के अरकान, वकील, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान और बड़ी तादाद में मकामी लोग भी मौजूद रहे। शोपियां के एडीडीसी डॉक्टर नासिर अहमद लोन ने आज ब्लॉक के केलर के पंचायत हल्का कथाहलन में मुनाकिद ब्लॉक दिवस की सदारत की है। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों की परेशानियां सुनना और उनका वक्त पर हल करना था। इस दौरान मकामी लोगों ने सड़क, पानी, बिजली, सेहत, एजुकेशन, सिंचाई और दीगर बुनियादी सहूलियात से जुड़ी कई परेशानियां उठाई। लोगों ने स्कूल में स्टाफ की कमी और इलाकों की मरम्मत जैसे मुद्दों को भी रखा। वहीं गुज्जर कम्युनिटी के लोगों ने सरकारी स्कीम और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अपने हुकूकों से जुड़ी परेशानियां भी बताईं। एडीडीसी ने मुतालिक अफसरान को हिदायत दी है कि परेशानियों का कवानीन के मुताबिक जल्द हल किया जाए। कुछ मामलों को आला सतह पर भेजकर आगे की कार्रवाई के लिए नोट किया गया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांगों को टाइमली पूरा किया जाएगा। डोडा पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत नशे की तस्करी के खिलाफ में कार्रवाई जारी रखते हुए एक बड़े एनडीपीएस मामले में अहम कामयाबी हासिल की है। पुलिस स्टेशन डोडा में दर्ज एफआईआर के तहत फरार चल रही मुलजिमा हिना बेगम उर्फ तकरी धाक मोहल्ला डोडा की रहने वाली को पुलिस ने लगातार कोशिशों, टेक्निकल सर्विलांस और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान मुलजिमा की निशानदेही पर 15 ग्राम हेरोइन जैसी चीज बरामद की गई है। इसके बाद एक डिजिटल वेट मशीन, सिल्वर फॉइल और नशीले अशिया की पैकिंग और इस्तेमाल में आने वाला दूसरा सामान भी जब्त किया गया है। मामले की माली तहकीकात के दौरान पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े करीब 19 लाख रुपए वाले बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है। पुलिस अब इस गैर कानूनी धंधे से जुड़ी दीगर जायदाद को माली लेन देन की भी जांच कर रही है। ताज़ा बरामदगी के बाद में इस मामले में जब्त हेरोइन जैसी मादक चीज की कुल मात्रा 100 ग्राम तक पहुंच गई है, जिससे मुनज़्ज़म ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सबूत और मजबूत हुए हैं। उधमपुर के सलथिया चौक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जबकि कोर्ट रोड पर मौजूद एक मोबाइल की दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था। देखते ही देखते आग ने दुकान को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद आसपास जो थे दुकानदारों ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग की वजह से दुकानदारों को लाखों रुपए का माली नुकसान होने की बात कही जा रही है। इब्तिदाई जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि पुलिस और मुतालिका डिपार्टमेंट मामले की आगे की तहकीकात कर रहे हैं। सोनी पेंटर के नाम से जो सोनी जी की दुकान है, उनकी जो दुकान पे आग इस वक्त लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। उनके बेटे थे जो शटर बंद कर रहे थे, लेकिन अचानक आग लगी। तो अचानक आग लगने के कारण उन्होंने इमीडिएटली जो है पुलिस भी जहाँ पे मौके पहुँच गई, फायर सर्विस की जो है। करीब 3 दहाई की बहाली और मरम्मत के बाद में माता रूप भवानी मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर समेत कई आला अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान मशहूर रूहानी फनकारों की जानिब से भजन संध्या का भी एहतमाम किया गया है। मंदिर की तामीर रिवायती कश्मीरी मेमारी के अंदाज में की गई है ताकि इसकी तारीखी और मजहबी अहमियत बरकरार रहे। माना जाता है कि माता रूप भवानी ने इस मकाम पर 12 साल तक तपस्या की थी। जारी प्राण प्रतिष्ठा रस्में इफ्तिताही तकरीब के साथ मुकम्मल होंगी। ये मौका माता रूप भवानी की 405वीं जयंती की तकरीबात के साथ भी मनाया जा रहा है। मुंतज़मीन के मुताबिक बहाल किया गया ये मंदिर कश्मीर की सदियों पुरानी रूहानी विरासत की एक अहम अलामत है। दूसरा, मैं इसके आपके माध्यम से ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के जो हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, यहाँ के पावर डिपार्टमेंट है, हमारा वाटर वर्क्स है, और हमारे जो मेन सबसे बड़ी चीज़ हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, इन्हें दिन रात लगा करके इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक पहुँचा दिया है। हमारा सिर्फ एक 1 पोर्शन जो है वो हमारा रहता है, जिसके लिए हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। सारे लोगों के बड़े वो धन्यवाद हम उनको देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें किसी भी प्रकार से इसका सहयोग दिया है। यहाँ का शिवलिंग है वो यहाँ का लोकल स्टोन से बनाया गया है। यहाँ का शिवलिंग है वो जो यहाँ लोकल ही बने हैं, लोकल कारीगर बने हैं। इसमें सारे कारीगर श्रीनगर के हैं, सारे कारीगर कश्मीर के आजू बाजू के हैं। वी हैव ट्राई टू यूज़ प्रॉबली कुछ मुझे याद आता हूँ यहाँ हमने क्या वुड जो है वो देवदार है, तो हमने कोशिश की है जो भी पुराने आर्किटेक्चर, जो भी पुराने ज़माने का होता था, अगर आपने नोटिस किया यहाँ की फेंसिंग भी हमने वुड की रखी ताकि इट लुक्स मोर हेरिटेज। वी हैव ट्राई टू क्रिएट एज मच एज पॉसिबल हेरिटेज एज पॉसिबल, एंड दिस इज़ नॉट ए न्यू टेम्पल, दिस इज टू मी इट इज़ अ रेस्टोरेशन ऑफ ए हेरिटेज साइट जो कि बहुत सालों से निगलेक्टेड पड़ी थी। हमने बस इतना ही किया। अमेरिका ईरान जंग अब ख़त्म हुई है। अमेरिका ईरान में डील हुई है मुकम्मल। दोनों ममालिक ने MOU पर साइन कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने MOU पर साइन कर दिए हैं और पेज़ेश्कियान ने MOU पर भी साइन कर दिए हैं। ईरान अमेरिका के बीच में फौरी जगबंदी का ऐलान हो गया है। 14 पॉइंट्स पर समझौता हुआ है और मुश्तमिल लेबनान में फौजी कार्रवाई रुकेगी। 60 दिन में हतमी समझौते की कोशिश होगी। अमेरिका समुद्री पाबंदियां हटाएगा। हॉर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त होगी। ईरान पर पाबंदियां मरहलावार ख़त्म होंगी। जमे हुए ईरानी असासे रिहा होंगे। ईरानी तेल बरामदात को राहत मिलेगी। अमेरिका $300 अरब का प्रोग्राम देगा। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने का वादा दोहराया है। डील पर साइन के बाद ट्रंप ने क्या कुछ कहा, देखें। We reached with Iran on Sunday will be signed shortly, tomorrow, maybe the next day. They want to sign a deal, and they've been acting very appropriately. Importantly, Iran has agreed that they will neither produce nor procure a nuclear weapon, neither